अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी बीएफडी की 8th क्लास है। आज हम वैक के कॉन्सेप्ट्स को ही आगे लेके जाएंगे और आज जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो पिछले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम मर्ज करेंगे और एक बड़ी पिक्चर में उनको देखेंगे कि हर एक की रेलेवेंस क्या है। आज तक आपने जो बिट्स एंड पीसेज में चीज़ें पढ़ी हैं, आज हम उसको एक मीनिंगफुल एनालिसिस में लेकर आएंगे और ये देखेंगे कि हमने जो पीछे वैक के इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, इररिडीमेबल, रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, सारी चीज़ें आके इवेंचुअली कहाँ ट्रांसलेट होती, कहाँ गिरती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आज हमने देखना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, फिर हम उसको जो है वो पिछले कॉन्सेप्ट्स के साथ मर्ज करते जाएंगे। ठीक है जी, हम कवर करने जा रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम लेके चलते हैं। अज्यूम करें सर एक कंपनी है जिसके पास करंटली इक्विटी मौजूद है 1,000 रुपये की। ठीक है जी, और मार्केट वैल्यू है, डेट मौजूद है सर इसके पास अराउंड 600 रुपये का। ठीक है जी, यह है मार्केट वैल्यूज इन रुपीज़। सर इस कंपनी का जो के ई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर वो है 20% और के डी है कोई 12% के करीब। ठीक है जी, तो सर सालाना जो उसको कॉस्ट पड़ती है वो 1,000 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से 200 रुपये पड़ती है, और सर 600 रुपये 12% के हिसाब से 72 रुपीज़ को 272 रुपये हर साल कमाने हैं ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,600। हर साल इस कंपनी को 1,600 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 272 रुपये जनरेट करने हैं ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे और डेट होल्डर भी खुश रहे और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड के नाम पे ये रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, अब बताएं जी, मैं अगर आपसे कहूं जनाब मेरे पास वैक कितना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का तो 20% है, डेट का कॉस्ट 12% है, वेटेड एवरेज बेसिस पे कंपनी की कॉस्ट कितनी है? सर मैंने 1,600 से 272 को डिवाइड किया तो ये निकला 17%। इसका मतलब है भाई कंपनी का पूरा एम ये है कि जो पैसा कंपनी के पास पड़ा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से कम 17% का रिटर्न बने। ये कंपनी की करंट सिचुएशन है। कंपनी पूरा जोर मारती है जो पैसा उसके पास है आगे इन्वेस्ट हो, 17% का रिटर्न आए, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम ये उठा के शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कंपनी ने हर हाल में 72 रुपये का सूद पे करना है, कंपनी ने हर हाल में 200 रुपये का किसी ना किसी तरीके से इक्विटी होल्डर्स को गेन पहुंचाना है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। देन अब आए जरा दोस्त, कंपनी ने, अच्छा कंपनी काम करती है फार्मा सेक्टर में। अब गौर से सुनना, अगर कंपनी अब फार्मा सेक्टर को छोड़ के ऑयल एंड गैस में जाए, क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? सर वेरी गुड, बिजनेस रिस्क चेंज होगा। जब बिजनेस रिस्क चेंज होगा ना तो ये जो शेयर होल्डर है ना जो आज 20% मांग रहा है, मे बी ये ज्यादा मांगने लग जाए क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की है। सर इसी तरह अगर मैं आज मजीद लोन ले लूं, जो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है 10:6 का, 5:3 का, सर मेरे पास अगर 1,000 रुपए की इक्विटी 600 रुपए का डेट है, सर 5:3 का रेशियो, अगर मैंने आज लोन लिया मजीद और ये रेशियो खराब हुआ तो मेरा कौन सा रिस्क चेंज होगा? फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा। सर मेरा शेयर होल्डर तब भी क्या करेगा? एडिशनल रिटर्न मांगेगा। इसका मतलब है शेयर होल्डर एडिशनल रिटर्न मांगता है, भले भले जो है वो को मामला चेंज ना हो, सिर्फ दो चीज़ें चेंज हो जाएं, ये एडिशनल रिटर्न मांगना शुरू हो जाएगा। कब? जब कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज होगा, यानी आप सेक्टर चेंज कर दें, जब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा, जब आप डेट इक्विटी रेशियो चेंज कर दें। ऐसा डेट इक्विटी रेशियो खराब होगा, ये मजीद रिटर्न मांगेगा। सर बिजनेस रिस्क पे अगर आप किसी दूसरे रिस्क सेक्टर में जाएंगे, ये मजीद रिटर्न आपसे मांगेगा। अच्छा जी, अब हम अज्यूम करते हैं हम सेक्टर चेंज नहीं कर रहे, आज से लेके अगली 7-8 क्लासेस तक हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा। हमारा कौन सा रिस्क चेंज होता जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क। हम लोन लेते जाएंगे, देते जाएंगे, डेट इक्विटी रेशियो को चेंज करते जाएंगे, इंपैक्ट देखेंगे वैक पे क्या आ रहा है उसका। ठीक है, अज्यूम करो हमने सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं इसी फार्मा सेक्टर में, एक न्यू प्रोजेक्ट। इस नए प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस हमें चाहिए सर नए प्रोजेक्ट के लिए 300 रुपये का। अच्छा, कंपनी का बोर्ड बैठा डिसीजन लेने के लिए कि 300 रुपये कहाँ से लाए जाएं, या तो इक्विटी होल्डर से मांगे जाएं या डेट होल्डर से मांगे जाएं। लोगों ने मशवरा दिया भाई डेट होल्डर से पैसा लो क्योंकि इनका रिक्वायर्ड रेट बहुत कम है, ये बहुत कम सूद चार्ज करें। अगर आप शेयर होल्डर्स पे जाओगे तो आपको 20% का रिटर्न देना पड़ेगा।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है ना हमने एक नए प्रोजेक्ट में जो कि फार्मा सेक्टर के अंदर ही है, एक काम करते हैं उसको हम फाइनेंस कर देते हैं लोन से। उसको हम किससे फाइनेंस कर देते हैं? लोन से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लोन से प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा तो क्या होगा सर? सर होगा ये कि जो शेयर होल्डर आज 20% मांग रहे हैं ना, ये चलाना शुरू कर देगा। ये कहेगा मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। क्यों? सर आपने और लोन ले लिया है, पहले अब आप सूद दोगे, सूद के बाद जो बचेगा तब मुझे मिलेगा। पहले तो मुझे थोड़े से लोन का सामना करना पड़ता था, थोड़े से सूद का सामना करना पड़ता था, अब तो आपने और लोन ले लिया। ओ भाई जब तुम कमाओगे, लोन का सूद दोगे, उसके बाद जाके मुझे मिलेगा पैसा। ठीक है जी, क्योंकि शेयर होल्डर को सबसे आखिर में मिलता है, और जो हमारा डेट होल्डर है सर वो कंटिन्यूसली सूद पे उसको पे और होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो अगर किसी दिन प्रॉफिट गिरा, किसी साल प्रॉफिट गिरा, तो भाई डेट होल्डर को तो पैसा मिलेगा सूद का, लेकिन इक्विटी होल्डर को नहीं मिलेगा। तो इक्विटी होल्डर फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज्यादा रिटर्न मांगते हैं। अब अगर मैं लोन लूं तो सीधी सी बात है, ये शेयर होल्डर एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा, 20% ज्यादा मांगेगा। अज्यूम करते हैं हमने शेयर होल्डर से का एनालिसिस लगाया कि भाई शेयर होल्डर कितना रिटर्न मांगेगा, तो हमें पता चला शेयर होल्डर 23% का रिटर्न मांगेगा, जो कि अभी 20 मांग रहा है। अच्छा, लोन हमें 12% भी मिल जाएगा। ठीक है जी, ये है न्यू के, और ये क्या सर मेरे पास इस लोन का नए फाइनेंस का जो कि मैं बैंक से रेज करूंगा, लोन का रेट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं केडी, इसको क्या नाम दे रहा हूं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन। अब बताएं कंपनी का नया वैक क्या होना चाहिए? नया वैक, नया वैक बहुत आसान है सर। अब सर हमारे पास इक्विटी से तो कोई पैसा लिया ही नहीं, तो वो तो उतनी ही पड़ी है 1000 रुपये, लेकिन इक्विटी होल्डर का रेट चेंज हो गया सर। अब ये हो गया कितना जी? 23%। बताएं सर अब इनको कितना कमा के देना है? 230 रुपये। बताएं जी, डेट होल्डर नया पुराना मिला के ओल्ड कितना था, न्यू कितना है सर? सर ओल्ड वाले की अमाउंट थी कितनी हमारे पास? 600, नए 300, दोनों का रेट 12%। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है। ये था सर 72, और ये कितना जी? ये है 36। अब बताओ आपने कोई 1900 रुपये की अमाउंट पे क्या कमा के देना है? 338 रुपये। ऐसा मुझे बताएं कंपनी का नया वैक कितना है? 338 डिवाइडेड बाय 1900, यह आता है सर 17.78%। अब बताओ जो नया प्रोजेक्ट है इसकी डिस्काउंटिंग मैं पुराने वैक से करूं जो कि 17% था, या मैं इसकी डिस्काउंटिंग नए वैक से करूं जो 17.78 है? किससे इसकी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए? इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग किस रेट से होनी चाहिए? नए वैक से या पुराने वैक से? पुराना वैक तो रेलेवेंट है, वो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, नया वैक जो है वो रेलेवेंट है? नहीं सर, वो भी रेलेवेंट नहीं है। ना नया वैक रेलेवेंट है ना पुराना वैक रेलेवेंट है। तो फिर क्या रेलेवेंट है? इसका जवाब है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम जरा सर डिटेल में देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। पहले जहन में डालते पुराना वैक क्यों रेलेवेंट नहीं है? सर पुराने वैक का ताल्लुक ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट नया, इसके लिए तुमने नया लोन रेज किया, नया वैक यूज करें। सर नया वैक भी रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? आए देखते हैं सर, एक सेकेंड। अच्छा देखें, आए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं कि नया वैक और पुराना वैक दोनों रेलेवेंट क्यों नहीं। पुराना तो रेलेवेंट नहीं इसलिए कि सर पुराने के टाइम पे तो ये प्रोजेक्ट ही नहीं था ना। नया वैक रेलेवेंट क्यों नहीं है? देखिए कंपनी के पास पहले कितना पैसा था। कंपनी के पास पहले 1600 रुपये था। ये 1600 रुपये कंपनी ने कमाने पर लगा दिया था, और कंपनी का टारगेट ये था कि 272 रुपये से कमाए जाएँ। ये कंपनी लगा चुकी है, पैसे लग चुके हैं, वहाँ से 272 आ रहे हैं। अच्छा, नया पैसा कितना आया? नया पैसा आया न्यू फाइनेंस, कितना? न्यू फाइनेंस आया 300। अब मुझे एक बात बताएं, जब नया पैसा आया तो कंपनी तो 1600 रुपये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है ना, जिसपे 272 रुपये कमाने की कोशिश की जा रही है। आप अब उसको स्ट्रेस आउट करें, कंपनी को कहें कि यार देखो मसला ये है कि भाई तुमने अब 272 नहीं बल्कि तुमने 302 रुपये कमाने पुराने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, वो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भाई ये पुरानी इन्वेस्टमेंट से मैं क्यों आपको पैसे कमा के दूं? भाई ये जो एडिशनल रिटर्न मांग रहे हैं शेयर होल्डर, ये तो नए प्रोजेक्ट ने कमा के देना है। कंपनी तो ऑलरेडी जिन प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल चुकी है उससे 272 रुपये आ रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने की वजह से आप पुराने प्रोजेक्ट्स को क्यों स्ट्रेस आउट कर रहे हो? भाई जो एडिशनल रिटर्न शेयर होल्डर डिमांड कर रहा है वो उठा के नए प्रोजेक्ट्स में से दिया जाए।
इसका मतलब है सर हमें अब ये देखना पड़ेगा, पहले कंपनी का टारगेट कितना था, 272 रुपए कमाने, अब कंपनी का टारगेट कितना है, 338। तो बताएं एडिशनल फाइनेंस के साथ साथ एडिशनल रिटर्न कितना कमा के देना है, एडिशनल रिटर्न कितना कमा के देना है, 338 माइनस 272 कितना कमा के देना है सर, 338 माइनस 272 सर ये हमने कमा के देना है सर 66 रुपए। इसका मतलब है 300 रुपए का नया फाइनेंस आया, कंपनी 272 कमा रही थी, कंपनी को हमने कहा छोड़ो 272 नहीं चाहिए, अब चाहिए 338, और कंपनी कहेगी भाई वो तो मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल दिए, वहां से अब मैं ज्यादा मांगू। मैंने कहा नहीं सर, अब आपको वहां से ज्यादा नहीं लेना, जो एडिशनल रिटर्न है इसी नए प्रोजेक्ट से कमाने। भाई आपके टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न में 66 रुपए का इजाफा हुआ, 300 रुपए एडिशनल लेने की वजह से। क्यों आपने लोन पे लिया, लोन पे लोगे तो क्या होगा, एडिशनल रिटर्न ज्यादा होगा। अब सर आपको 66 रुपए कमा के देने कंपनी को इन्हीं 300 रुपए के एडिशनल फाइनेंस के ऊपर, तो मुझे बताएं सर अगर मैं 66 को डिवाइड कर दूं 300 से, तो मुझे इसका मतलब है हर हाल में को 22% का रिटर्न इस नए प्रोजेक्ट से कमाना है। देखें कंपनी की पुरानी इन्वेस्टमेंट, पुराने रिक्वायर्ड रिटर्न को छोड़ दो, साइड पे कर दो, कंपनी का नया जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसकी वजह से जो एडिशनल रिटर्न कमाना है सर वो नए प्रोजेक्ट को एलोकेट होना चाहिए। कंपनी 272 रुपए कमा रही थी पहले, छोड़ दो उसको, कंपनी को अब 300 रुपए एडिशनल कैपिटल लेने के बाद मजीद कितना कमाना है सर, कंपनी ने मजीद कमाना है 66 रुपए। इसका मतलब ये 66 रुपए कंपनी के लिए टारगेट रिटर्न है ओवर दिस 300 इन्वेस्टमेंट। नए प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मांगना चाहिए, 22%। इसका मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रेस करने के लिए ना पुराना वैक रेलेवेंट होता है ना नया वैक रेलेवेंट होता है, हमेशा मार्जिनल वैक रेलेवेंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलेवेंट होता है। अब बताएं मैं जिस प्रोजेक्ट की अप्रेजल करने जाऊं, मैं इस प्रोजेक्ट की अगर अप्रेजल करने जाऊं, या नया प्रोजेक्ट जो है सर मैं इससे क्या रिटर्न डिमांड करूं, 16%, 17%, 17.5%, नहीं 22%। इसी तरह सर जितने प्रोजेक्ट्स ऐड होते रहेंगे, जितना फाइनेंस ऐड होता रहेगा कंपनी में, और जितना रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ता रहेगा, वो नया रिक्वायर्ड रिटर्न, वो एडिशनल रिक्वायर्ड रिटर्न हम हमेशा उस नए प्रोजेक्ट से ही मांगेंगे। अब बताएं अगर मैं इस नए प्रोजेक्ट को देखूं और ये नया प्रोजेक्ट मुझे 20% का रिटर्न दे रहा है, 20% का, तो याद रखें ये आपके नए वैक से भी ऊपर है, पुराने से भी ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको अंडरटेक नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि सर हम अंडरटेक करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जिन प्रोजेक्ट्स में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो रहा हो, यानी कि सर 300 रुपए का एडिशनल फाइनेंस, 66 रुपए का एडिशनल रिटर्न चाहिए, तो भाई नए प्रोजेक्ट से इतना कम से कम निकाल के दो, अदरवाइज फिर बेकार है इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना। तो याद रखिएगा सर जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए जो फाइनेंस रेज हो रहा है और कंपनी का जो टारगेट बढ़ रहा है, इस नए फाइनेंस से ये टारगेट ही मीट करना है आपने। ये नहीं मीट हो रहा आप प्रोजेक्ट को अंडरटेक ना करें। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट बेसिक समझ आ गया आपको सर? अगर मैं उसको आगे लेके जाऊँ और एक एडवांस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें, कर लोगे आप सर? उसको कॉपी कर लें, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। चलिए जी सर एक सवाल सॉल्व करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जिसमें हमें एग्जामिनर ने एक सिनेरियो दिया होगा, एक नया प्रोजेक्ट होगा और कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस जैसा ही होगा, लेकिन उसमें डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो रहा होगा। आए ज़रा देखते हैं सर इस सवाल को प्रैक्टिकली। अगेन दिस इज एन इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन शायद किताब में आपको नजर ना आए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अल्टीमेटली आपने सर किताब के सारे सवाल सॉल्व करने और ये इलस्ट्रेशन आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखनी, ठीक है? अगली दफा इसको हम किताब में भी डाल देंगे सर। एबीसी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूज, ठीक है जी? 4 लाख रुपए की इक्विटी है, 2,40,000 का डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिए हुए, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है। ये कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, सुकून से कंपनी जी रही है, अपने शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स को कमा के दे रही है, किसी को 15%, किसी को 10%। द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग, ठीक है जी, टू एक्सपेंड द बिजनेस। एक्सपेंड द बिजनेस का मतलब है हम कोई बिजनेस रिस्क नहीं ले रहे हैं एडिशनल, हमारा जो सेक्टर है उसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उसी सेक्टर के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बाय स्टार्टिंग 1 फैक्ट्री इन लाहौर, लाहौर में एक फैक्ट्री खोल रहे हैं सर, बिजनेस हमारा वही है, प्रोडक्शन वही जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिर्फ करके आ रहे हैं नया बिजनेस नए बिजनेस में नहीं जा रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, वो में भी शायद हम डेट इक्विटी रेशो हमारे पास जो यहाँ पे 4:2.4 है, शायद वो चेंज हो जाए, आगे देख रहे हैं सर। द प्रोजेक्ट विल बी नीडिंग अ फाइनेंस ऑफ 1,20,000। द कंपनी विशेस टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू डेट ओनली। हाँ जी, अब बताओ सर कौन सा रिस्क चेंज हो रहा है? कंपनी अपने ही सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, अपने ही जैसे प्रोडक्ट्स बना रही है सर, लाहौर में जाके बनाएगी, सेक्टर चेंज नहीं कर रही है। चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है बस, क्योंकि कंपनी लोन ले रही है एडिशनल। दिस वुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट बिजनेस रिस्क, इसमें कोई बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा, बट एन इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क। वेरी गुड सर,
इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क वुड कॉज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू इंक्रीज बाय 2.5%। अभी कितना है 15, ये कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है जी। एंड कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द न्यू इशू शेल बी 11%। इसका मतलब है पुराना इशू 10 पे था, नया वाला 11 पे। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी आप बैंक से लोन लो ना, आपने पहले बैंक से लोन लिया 100 रुपए का यूबीएल से, अब आप जहां बराबर में एचबीएल में आप कहें मुझे लोन चाहिए, एचबीएल वालों को ये बात पता होगी कि आप यूबीएल से 100 रुपए का लोन लेकर आ रहे हैं और अगला लोन आपको महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी गेयर्ड हो, फाइनेंशियल गेयर्ड हो आप। याद रखिएगा एवरी सब्सिक्वेंट लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, क्योंकि हर बैंक आपको देख रहा होता है यार इसने ऑलरेडी इतना लोन लिया, वैसे ऑलरेडी इतना लोन लिया, वे ऑलरेडी इतना इंटरेस्ट पे कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, तो वो ज्यादा रिटर्न मांगता है। तो सर जो हमारा पुराना कॉस्ट ऑफ डेट था 10%, पुराने इशू का, पुराने बॉन्ड्स का, पुराने बैंक्स का, सर वो अब नए वाले लोन के अंदर 11% होने जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, नए वाले लोन का 11 रखना, पुराने वाले का 10 ही रखना। द प्रोजेक्ट वुड क्रिएट एन आफ्टर टैक्स कैश फ्लो तो 26,000 पर एनम इन परपिचुटी। जो लाहौर की फैक्ट्री है वो इंशाल्लाह ताला परपिचुटी में 26,000 रुपये आपको पर एनम कमा के देगी। पहले तो कह रहा है एग्जिस्टिंग वैक निकाल लें, तो बड़ा आसान है सर। देखिए एग्जिस्टिंग वैक के लिए मुझे चाहिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मेरे पास डेट, दोनों की मार्केट वैल्यू सवाल में दी हुई है 4 लाख और 240। सर मेरे पास रेट, जिस रेट जो रिक्वायर्ड रेट है इनका सर वो 15 और 10 है। इसका मतलब है आपको हर हाल में सर शेयर होल्डर्स के लिए कोई 60,000 रुपये बनाने पड़ते होंगे सालाना, डेट होल्डर्स के लिए कोई 24,000 रुपये बनाने पड़ते होंगे आपको। सर मेरे पास कोई 6,40,000 रुपये के कैपिटल पे मुझे हर साल कमाई करके देनी है 84,000 की सर, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 13.13% बनता है। यह है मेरा करंट वैक। डन जी, कोई मसला है इसके अंदर, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। आए जरा, वो कह रहा भैया रिवाइज वैक निकालो इग्नोरिंग द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। बाबू इग्नोरिंग द एनपीवी, वो कह रहा है भैया जब आप इस प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे तो आप कहां से डालोगे, डेट से, लेकिन बिला वजह इक्विटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोजेक्ट की एनपीवी आएगी। एनपीवी से क्या होगा, इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सर शेयर होल्डर्स को ना सिर्फ एक तरफ नुकसान हो रहा है डेट आने का, बल्कि दूसरी तरफ एनपीवी मिलने का फायदा भी हो रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है भैया आप 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो कि शेयर होल्डर को एनपीवी का कोई फायदा भी हो रहा है। आप अज्यूम करो कि कोई पॉजिटिव एनपीवी नहीं है, आप 2 मिनट के लिए एनपीवी को इग्नोर करो, सिर्फ आप ये देखो आप डेट होल्डर से पैसा कितना ले रहे हो, इक्विटी होल्डर का मार्केट वैल्यू, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है, अज्यूम कर लेना, एनपीवी नहीं है, 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो एनपीवी। अब बताओ मैं न्यू वैक निकाल रहा हूं इग्नोरिंग एनपीवी। बनाए सर मेरे पास इक्विटी कितनी, अनचेंज्ड कितनी जी, 4 लाख। सर मेरे पास ओल्ड डेट कितना भैया, 2,40,000। सर मेरे पास फर्दर डेट सर मेरे पास रेट, सर ये अनचेंज 15%, सॉरी चेंज हुआ, ये 15 से कितने पे चला गया, 17.5 पे। तो ये तब क्या शेयर होल्डर, भाई लोन लिया आप लोगों ने, मैं तप रहा हूँ, फिर से मुझे बताओ बड़ा क्यों, क्योंकि आपने लोन लिया। लेकिन याद रखना सर, जब भी किसी नए प्रोजेक्ट को आप अंडरटेक करते हो जो पॉजिटिव एनपीवी वाला होता है, उससे इक्विटी की वैल्यू जरूर चेंज होती है। ठीक है जी, इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती है पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट से, भले उसमें इक्विटी होल्डर की इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन याद रखिएगा कि सर हमने अब ये काम नहीं करना। ठीक है जी, हमने काम नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि आप एनपीवी को क्या करें, इग्नोर करें। ठीक है जी, 1 सेकंड होल्ड करेंगे आप। तो सर अगर हम एनपीवी को इग्नोर करके चलते हैं तो सर मेरे पास डेट का पुराने वाले का रेट था 10%, 10 था, हाँ जी, नए वाले का रेट है 11%।
अब बताएं सर मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या कमा के देना है कंपनी को। पहले मैं कमा के देना चाह रहा था, कमा के देना था मुझे 84,000, अब क्या कमा के देना है ये देख लें सर ज़रा। सर ये मेरे पास आ रहा है गालिबन 70,000। अब खाम भाई इक्विटी होल्डर्स के पैसे पे जहाँ 60,000 कमाने जब 70,000 कमाने, ये पुराने प्रोजेक्ट से नहीं कमाने, ये नए वाले प्रोजेक्ट से कमाने हमने, ठीक है जी। जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इक्विटी होल्डर को पहले 60,000 चाहिए थे, अब तुमने हटा दिए नए वाले प्रोजेक्ट, अब तुमने ही इनको कॉम्पनसेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सर ये 24,000 ये इनकी नहीं हटी, ठीक है जी। ये नया भी आ गया सर, कितना है जनाब, ये 13,200। बताएं कंपनी को कितना कमा के देना है टोटल। अब टारगेट कितना, 1,07,200 रुपये। और सर मेरे पास ये कितना आ रहा है, 7,60,000। मेरे बच्चों मुझे रेट निकाल के दो, नया वैक कितना है कंपनी का, नया वैक सर ये आएगा 14.11%। अब बताएं प्रोजेक्ट को नए वैक से डिस्काउंट करें, पुराने वैक से, ना नए वैक से ना पुराने वैक से, किससे, मार्जिनल वैक से। अब हम निकालने जाने क्या चीज़, मार्जिनल वैक। ये कैसे निकलेगा भैया बताएं सर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, नई इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, इन दोनों में फ़र्क, यह है सर 1,20,000 रुपये। अब बताओ एडिशनल इनकम हमने कितनी कमानी है सर। सर हम पहले कमा रहे थे 84, अब हमने कमाना है 1,07,200 रुपये। कितने, डिफरेंस कितना आता है सर, सर ये आता है 23,200 रुपये। अब बताएं सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना, यार है 19.33%। अब आपने नए प्रोजेक्ट को इस रेट से अप्रेस करना है, ठीक है जी। इस रेट से अप्रेस करोगे तो नए प्रोजेक्ट को जो है वो उसकी एनपीवी आपकी सही आएगी। अब आपने इस रेट से नए प्रोजेक्ट को अप्रेस करना है। अब एक काम करते हैं जनाब, हम एनपीवी निकालते हैं ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। प्यारे बच्चों ये एनपीवी कैसे निकलेगी सर, इनिशियल आउटले हमारे पास कितने का, 1,20,000 रुपये का। सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, सर मुझे बताएं मुझे पैसे मिलेंगे कितने ओवर द पीरियड। सर मुझे 26,000 रुपये सालाना मिलेंगे और परपिचुटी में मिलते रहेंगे। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं सिंपली क्या करूँ, इसको 19.33 से डिवाइड कर दूँ, हैं 19.33 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, यह आता है सर मेरे पास 1,34,506। बताएं सर मेरे पास एनपीवी कितनी आती है। सर मेरे पास एनपीवी आती है 14,505। ये एनपीवी जाएगी सर शेयर होल्डर्स को, याद रखिएगा इस पर डेट होल्डर का कोई राइट नहीं है। 2 पैसा डेट होल्डर लेकर आया, प्रोजेक्ट उसके पैसे से लगा, उसको हमने सिर्फ सूद देना है। ये एनपीवी क्या है, उन लोगों को पैसे देने के बाद जो एडिशनल रिटर्न्स बचेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू ये सब शेयर होल्डर्स को जाएगी। ऐसा सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर टेबल, क्या नाम देते हैं इसको, इसमें हम रखते हैं जी इक्विटी, डेट, फिर हम रखते हैं जी परसेंटेज इक्विटी, परसेंटेज डेट। ऐसा बताएं सर मेरे पास सबसे पहले पहले जब हमने काम शुरू किया हमारे पास इक्विटी थी 4 लाख की, सर डेट कितना था 2,40,000। तो सर जब 60% यानी 6,40 में 60 कितना बनता है देखो जरा, 6,40 में 4 लाख कितने थे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,40, 6,40 कहाँ से है, इन दोनों का टोटल 4 प्लस 2.4 4 डिवाइडेड बाय, यह आता है सर मेरे पास 62.5%। यानी मेरे पास इक्विटी 62.5% थी। डेट कितना था जी, डेट था मेरे पास सर 37.5%। अब फिर क्या हुआ, फर्दर इन्वेस्टमेंट आई, कितने की बाबू, फर्दर इन्वेस्टमेंट कितने की आई, सर फर्दर इन्वेस्टमेंट आई 1,20,000 की। सर सॉरी ये डेट से आई थी, इक्विटी से बिल्कुल भी नहीं आई थी। फिर क्या आया सर, एनपीवी आई। ये एनपीवी किसको एलोकेट हुई, सर ये एनपीवी टोटल शेयर होल्डर्स को एलोकेट हुई, कितनी, 14,505।
ये कितना हो रहा है सर? 4,14,505। अब बताएं सर ये कितना हो गया? 3,60,000। अब बताएं सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करके परसेंटेज निकालता हूं ना, तो सर मेरे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद परसेंटेज बनती है सर कोई 53.5 और डेट बनता है 46.5। मुझे बताएं चेंज क्यों हो गया? ये चेंज क्यों हुआ? चेंज इसलिए हुआ कि आपने सर एक तो लोन ले लिया, डेट इक्विटी रेशियो यहाँ भी चेंज, फिर पॉजिटिव एनपीवी की वजह से भी डेट इक्विटी रेशियो चेंज। याद रखिएगा आपने जो रेट निकाला है ना, ये वाला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नया नया वैक, ये दोनों आपने ये अज्यूम करके निकाले थे कि प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो होगी। हम प्रोजेक्ट की एनपीवी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रोजेक्ट की एनपीवी आ रही है। देखिए प्रोजेक्ट की एनपीवी से मुझे बताएं शेयर होल्डर्स का नुकसान फ़ायदा क्या? शेयर होल्डर का एक तो नुकसान ये हुआ ये डेट आया जिसकी वजह से रिस्क बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ एनपीवी भी आया। तो सर हमने ऊपर जो दोनों रेट्स कैलकुलेट किए वो टेक्निकली गलत हैं, लेकिन काम चलाएंगे। सर एग्जामिनर इसी दाम से सवाल पूछता है कि नए प्रोजेक्ट को अप्रेस करना है, इग्नोरिंग वैक बताएं, सॉरी इग्नोरिंग जो है वो एनपीवी बताएं, वैक कितना है, ठीक है जी। फिर उस रेट को अप्लाई भी करवाता है डिस्काउंट करने के लिए। आई होप आप लोग ये कर लोगे ना, नया वैक डिस्काउंट रेट के लिए यूज़ करना है ना पुराना वैक यूज़ करना है। फिर क्या करना है सर? मार्जिनल वैक यूज़ करना है, सिंपल ऐसा जी। मार्जिनल वैक क्या है? एडिशनल फाइनेंस और उससे कमाने वाली एडिशनल इनकम का रेशो। एडिशनल इनकम जो हमने कमानी है वो क्या है सर? पहले जो शेयर होल्डर और डेट होल्डर कमा रहे थे और नए प्रोजेक्ट आने के बाद जो टोटल कमाओगे उन दोनों का डिफरेंस आप चेक करो। आप अपने एडिशनल फाइनेंस पे एडिशनल प्रोजेक्ट से ये पैसा कमा सकते हो तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए फाइनेंशियली वायबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी सर, इसको कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। अब हम देखने जा रहे हैं कि कब वैक डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है जी, वैन कैन वैक बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट। ठीक है जी। हाँ जी, मुझे बताएं सर कौन सा किस रेट से हम डिस्काउंटिंग करते हैं? नए वैक से पुराने वैक से? सर डिस्काउंट रेट ना तो नया वैक होता है ना पुराना वैक होता है, बल्कि मार्जिनल वैक होता है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप वैक यानी कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक भी यूज कर सकते हो डिस्काउंट रेट के तौर पे। वो कब होता है? वो जब होता है कि जब हमारा डेट एक्विटी रेशो और बिजनेस रिस्क ये बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट सेम रहे। यानी बिफोर द प्रोजेक्ट हमारा डेट इक्विटी रेशियो था मिसाल के तौर पर 40-60 और हम ऑपरेट कर रहे थे फार्मा इंडस्ट्री में। सर उसके प्रोजेक्ट के बाद भी जब हम अंडरटेक कर लें उसके बाद भी इवन पॉजिटिव एनपीवी आने के बाद भी सर हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो सेम रहे और सर हमारे पास सेक्टर चेंज ना हो तो हम कहेंगे जनाब वैक कैन बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट बिकॉज सर नया वैक पुराना वैक मार्जिनल वैक सब सेम होंगे। कैसे आए जरा एक एग्जांपल से देखते हैं हम जनाब। चलिए हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 8 है, आए जरा इसको देखते हैं। कह रहे जनाब एन ऑयल a company in oil exploration sector is engaged in the business for the last many years. The company is currently evaluating another proposal of oil exploration. इसका मतलब है हमारा कोई इरादा नहीं है सेक्टर चेंज करने का, हमारा बिजनेस तब्दील नहीं होने जा रहा। ठीक है। डिटेल्स द प्रोजेक्ट आर एज अंडर। सर इनिशियल आउटले 6 मिलियन है, एनुअल इनफ्लो आएगा 1.53 मिलियन। ये प्रोजेक्ट के वो है क्रेडेंशियल। 6 मिलियन आज डालो, हर साल 1.53 मिलियन लेते रहो, कब तक? परपिचुटी तक। ठीक है जी। द कंपनी हैज़ इन इशू equity वर्थ मार्केट वैल्यू 10 मिलियन एंड डेट वर्थ मार्केट वैल्यू 5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट इज 21 एंड 9% पोस्ट टैक्स। ठीक है जी। फाइनेंस द प्रोजेक्ट इन सच अ वे दैट डेट इक्विटी रेशियो डज नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट। बिजनेस तो चेंज हो ही नहीं रहा, आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को ऐसे फाइनेंस करो कि पॉजिटिव एनपीवी के बावजूद हमारा डेट इक्विटी रेशियो तब्दील ना हो। याद रखिएगा पॉजिटिव एनपीवी इक्विटी होल्डर्स को जाती है। आपने इस प्रोजेक्ट को ऐसे फाइनेंस करना है कि नया फाइनेंस भी आ रहा है, एनपीवी भी आ रही है, इसके बावजूद डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट रहे, जो पहले था वो बाद में भी रहे। अब आए जरा काम करते हैं छोटा सा, पहले तो काम करें जरा एग्जिस्टिंग वैक निकाल दें। कैसे निकलेगा सर एग्जिस्टिंग वैक? सर एग्जिस्टिंग वैक ऐसे निकलेगा कि मेरे पास है इक्विटी, सर मेरे पास है डेट। ठीक है जी। सर मेरे पास इन दोनों की मार्केट वैल्यूज 10 मिलियन और सर 5 मिलियन है। ठीक है जी।
मैं थाउजेंड्स में कर दूं, फिगर्स इन थाउजेंड्स कर दूं। अच्छा ये किताब, ये हमारी किताब का सवाल है बाकायदा, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताएं सर हमारे पास रेट क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न इसका 21% है, इसका 9% है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास जो कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है। 10,000 का 21% वुड बी 2100, और सर ये कितना बनता है 5,000 का 9%, कितना जी। ये बनता है जी 450। सर मेरे पास टोटल 15,000 रुपये के कैपिटल पे मार्केट वैल्यू की टर्म्स में सर 2,550 रुपये का रिटर्न मैंने कमाना है। इसका मतलब है मैंने 17% का रिटर्न कमाना है, ये कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक है। अच्छा अगर ना मैं बिजनेस रिस्क चेंज करूं, ना मैं फाइनेंशियल रिस्क चेंज करूं, ना बिजनेस रिस्क चेंज करूं, ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज करूं, आप यकीन करें कंपनी का नया वैक पुराना वैक दोनों सेम होंगे, और कंपनी का मार्जिनल वैक भी सेम होगा। जब नया वैक सेम, पुराना सेम, मार्जिनल भी सेम, तो इसका मतलब है सर ये वाला रेट मैं प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब स्टेप 2, मैं प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ सर, एवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। अज्यूमिंग के प्रोजेक्ट के बाद भी मेरा डेट इक्विटी रेशियो तब्दील नहीं होगा। एवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखें। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा चाहिए कितना, इनिशियल आउटले कितना चाहिए जी, 6,000 रुपये, 6 मिलियन। इनफ्लोज कितने आएंगे सर, इनफ्लोज हैं 1.53, इसको मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ 17%, सेम पुराना वैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, अज्यूमिंग कि यही मेरा मार्जिनल वैग भी है। अज्यूम कर रहा हूँ सर, कितना आता है सर ये 9,000। बताएं सर एनपीवी कितनी आती है, 3,000। देखिए इस प्रोजेक्ट से पहले कंपनी की टोटल वर्थ थी डेट इक्विटी रेशियो मिला के 15,000, ठीक है जी, ओल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर कंपनी। अब बताओ आप नया फाइनेंस रेस करने जा रहे हो कितने का सर, नया फाइनेंस में रेस करने जा रहा हूँ 6,000 रुपये का, कुछ डेट कुछ इक्विटी, और सर हमारे पास एनपीवी भी आ रही है कितने की, 3,000। जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा ना तो कंपनी की टोटल मार्केट वर्थ 15 प्लस 6 प्लस 3 कितनी हो चुकी होगी, ये हो चुकी होगी 24,000। इस प्रोजेक्ट से पहले कंपनी के पास सिर्फ 15,000 रुपए थे, 6 हमने पब्लिक से मंगवाए, प्रोजेक्ट में डाला, एनपीवी का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू, फायदा हो गया हमें 3 मिलियन का। सर कंपनी की टोटल वर्थ 15 से 24 पे चली गई, यानी इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने की वजह से हमें 9 मिलियन रुपए का एडिशनल अमाउंट हमारे कंपनी के अंदर ऐड हो रहा है। अब बताएं सर क्या करें, ऐसा कुछ करें कि जो डेट इक्विटी रेशियो इधर है वो प्रोजेक्ट के बाद यहां पे भी आ रही हो और एनपीवी इंक्लूड करके आ रही हो, क्या करें सर हम, हाँ जी क्या करना चाहिए। एक तरीका तो ये कि सर यहां पर भी सेम डेट इक्विटी रेशियो रख लें। इधर कितना है सर, 2 रुपए की इक्विटी है, तो 2 रुपए की इक्विटी है तो 1 रुपए का डेट है। इधर भी क्या होना चाहिए, 2 रुपए की इक्विटी हो तो 1 रुपए का डेट होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ तोड़ूं सर डेट इक्विटी रेशियो में 24,000 को, तो सर इसका मतलब है मेरे पास 16,000 की इक्विटी होनी चाहिए और मेरे पास 8,000 का डेट होना चाहिए आफ्टर द प्रोजेक्ट। 16,000 की इक्विटी होनी चाहिए, 8,000 का डेट होना चाहिए आफ्टर द प्रोजेक्ट, ऐसा। तो एक काम करते हैं जनाब, मैं कहता हूं जनाब मेरे पास इक्विटी और डेट नाउ अभी कितने कितने सर, अभी ये 10 है और ये 5 है। न्यू फाइनेंस इन लोगों से लेना है, हमने पैसा लेना है, और एनपीवी भी आएगी, फिर मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोजेक्ट, ठीक है जी। भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो 15,000 की अमाउंट है, मुझे पता है प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के बाद इंशाल्लाह ये 24 हो जाएगी, अज्यूमिंग कि हमने प्रोजेक्ट को जिस रेट से डिस्काउंट किया वो सही है 17%। मैं चाह रहा हूं सर इधर हो 15, इधर हो 16,000, और मैं चाह रहा हूं इधर हो 8,000। अच्छा एनपीवी का मुझे पता चल गया वो है 3,000, वो जाएगी इक्विटी को। तो मुझे बताएं सर बाकी बैलेंसिंग फिगर न्यू इन्वेस्टमेंट में क्या आ रही है। भाई न्यू इन्वेस्टमेंट में बाकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3,000 आपको इक्विटी से लेने चाहिए और 3,000 आपको डेट से लेने चाहिए। दो डेट और इक्विटी 2:1 के रेशो में, लेकिन आपको प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होगा 1:1 के रेशो में, क्योंकि सर 1:1 के रेशो में जब आप पैसा रेस करोगे 6,000, सर एनपीवी की वजह से इक्विटी होल्डर को 3,000 का मजीद फायदा होगा। शेयर होल्डर जो है वो 3,000 लेकर आएगा, 3,000 की एनपीवी आ जाएगी, उनको हो गया 6,000 का एडिशनल वैल्यू आ गई उनकी, और डेट होल्डर 3,000 घर से लेकर आएगा। तो इसका मतलब है नए प्रोजेक्ट का फाइनेंस रेज होना चाहिए 3,000 और 3,000 यानी 6,000 इस तरह आने चाहिए। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई कंपनी का न्यू वैक कितना, न्यू वैक सीधी सी बात है
सीधी सी बात है, जब कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो ही तब्दील नहीं हुआ, जब कंपनी का सेक्टर ही चेंज नहीं हुआ, तो शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगेगा ही नहीं। वो पहले भी 21 मांग रहा था, अब भी क्या मांगेगा? 21। तो मुझे पता है, मैं न्यू वैक अगर निकालूं तो सर मेरे पास इक्विटी कितनी है? अब इक्विटी हो गई जी 16,000 प्रोजेक्ट के बाद। सर रेट अनचेंज कितना जी? 21% था, 21 था, चेक करो। हाँ जी सर 21 था। तो 16,000 इंटू 21% कितना आता बेटा? ये 3360 ऐसा। फिर डेट, सर डेट हमारे पास पहले 5 था, अब हो गया 8। रेट अभी भी माशाल्लाह 9% ही है, 9 है 10 है, 9%। ये हो गया जी 720। टोटल कितना हो गया जी? 3360। ये हो गया जी 4080। ये कितना हो गया जी? 24,000। अब बताएं जी, नया वैक निकालें जी। 4080 डिवाइडेड बाय 24,000। अरे वाह भाई, ये भी 17% ही आ रहा है। नया वैक भी 17, पुराना वैक भी 17। अब सर मार्जिनल वैक अगर हम निकालने जाएं तो मार्जिनल वैक के लिए सर मेरे पास एडिशनल कैपिटल, कैपिटल में इजाफा कितने से हुआ सर? सर कैपिटल में इजाफा ऐसे हुआ कि हमारे पास पहले 15,000 का कैपिटल था, अब हो गया जी 24,000 का। कितने का इजाफा हुआ जी? एडिशनल इजाफा हुआ 9,000 का। सर एडिशनल रिक्वायर्ड रिटर्न, सर 4080 पहले हम कमा रहे थे कितना? पहले हम कमा रहे थे सर 2550। तो 2550 माइनस 4080, सर ये बनता है मेरे पास 1530। तो बताएं सर मेरे पास मार्जिन अगर मैं बैक निकालने जाऊं डिवाइडेड बाय 9,000, सर ये भी मेरे पास 17% ही आ रहा है। ठीक है जी। तो सर आप डिस्काउंट रेट के तौर पे बैक को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाएं। वो दो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, conditions for WACC to be used as a discount rate for new projects. नंबर 1, देखिए एग्जामिनर इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। भाई जब एग्ज़ाम में कोई भी डिस्काउंट रेट ना दिया हो प्रोजेक्ट के लिए, आप पुराना वैक इस्तेमाल कर लेना। पेपर्स में अक्सर बेशतर ऐसे सवाल आए कि जिसमें एग्जामिनर ने आपको कैश फ्लोज दी और कहा ये बैक ऐसे से डिस्काउंटिंग कर दो। ठीक है जी। ये बहुत स्पेशल केस है, लॉजिकल केस है। एक दफ़ा एग्जामिनर ने सिर्फ पूछा है कि उसने प्रोजेक्ट दिया, उसने कहा जी डेट इक्विटी रेशो सेम रखना है, ऐसे रखना है कि प्रोजेक्ट के बाद भी डेट इक्विटी रेशो वही रहे, कंपनी का वैक अनचेंज रहे। ये स्पेशल केस था। आमतौर पे वो आपको कैश फ्लो देगा और दे देगा वैक, आप अज्यूम कर लेना ये वो वैक है जिससे मैंने डिस्काउंटिंग करनी है बस। ठीक है जी। हाँ भाई, कब वैक डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज हो सकता है? नंबर 1, व्हेन नो चेंज इन बिजनेस रिस्क, दैट इज नो चेंज इन सेक्टर। ऐसा आपका नया प्रोजेक्ट भी उसी सेक्टर में जिसमें आपका एग्जिस्टिंग काम चल रहा है। ठीक है जी। नो चेंज इन डेट इक्विटी रेशो, न्यू फाइनेंस should be raised in such a manner that debt equity ratio remains unchanged even after considering NPV as part of इक्विटी। ठीक है जी। ये आपने ये दो कंडीशंस पूरी होंगी, आप वैक को डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे केसेस में वैक, न्यू वैक, मार्जिनल वैक सब बराबर होता है। ठीक है जी। आए ज़रा एक छोटा सवाल और हम देखते हैं सर, ये भी हमारी किताब का क्वेश्चन है।
इसको मैं ज़रा सा साइज़ में छोटा कर देता हूँ। यहाँ वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को ज़रूर देख लें, इस कमेंट्री को ज़रूर देख लें ताकि हम आगे बढ़ें। सर ये हमारी किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है जी। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहे जनाब, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डिसेंट लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब है कि हम मज़ीद पैसा जो डालने वाले हैं बिज़नेस में, उससे कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हम उसी सेक्टर में ऑपरेट करेंगे। इनफैक्ट अपनी कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने में भी एक और फैक्ट्री लगा रहे होंगे या एक और मशीन लगा रहे होंगे, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर फ्लैग्स। ठीक है जी, झंडे वंडे बनाते होंगे सर हम। एडिशनल इनकम, एनुअल इनकम एक्सपेक्टेड इज 60,000। इसका मतलब है नए प्रोजेक्ट से, डाटा में जमा कर रहा हूँ सर इधर, नए प्रोजेक्ट से जो इनकम आएगी वो 60,000 रुपये की एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम। फिर सर इसके लिए हमें पैसे कितने चाहिए प्रोजेक्ट के लिए? 2.5 लाख रुपए का फाइनेंस। ठीक है जी, ये याद रखना, ये एनुअल है, ये वन टाइम है। ठीक है जी सर, इसको ज़रा साफ करके लिख लें सर। सही, हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है, ये हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है और इन्फ्लोज जो है वो एनुअल होते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लोज मिलेंगे कब तक? द कंपनी विल नीड टू रेज द फंड एंड सम बोर्ड मेंबर्स हैज सजेस्टेड दैट द चीपेस्ट वे टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट कुड बी टू बोरो द रिक्वायर्ड अमाउंट। क्या होगा अगर बोरो कर लें हम? सारा अमाउंट अगर बोरो कर लें क्या होगा? डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाएगा, केई चेंज हो जाएगा, वैक चेंज हो जाएगा, पुराना वैक अलग, नया अलग, और मार्जिनल वैक भी चेंज हो जाएगा। फिर इस प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करना पड़ेगा किससे? मार्जिनल वैक से। Mr. Bannerman, the finance director, stated that resultant increase in debt element in the capital structure of the company would lead to a higher level of financial risk. Obvious सी बात है। It is expected that returns on equity capital would increase from 19 to 20। हमने कहा भाई 19% का रेट अभी एक ही का, ये बढ़ के 20 पे चला जाएगा। The required return on debt capital would remain at 9%। ठीक है जी। Mr. Bannerman proposes the expansion should be financed through a mix of debt and equity। मिस्टर बैनरमैन का थोड़ा दिमाग चलता है, उन्होंने कहा भाई ये ना करो, थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो मिला के इस्तेमाल कर लो, सच दैट डेट इक्विटी रेशियो विल आफ्टर द प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन वुड रिमेन एट इट्स करंट लेवल। से कहा डेट इक्विटी रेशियो चेंज ही ना हो, यानी करंट आपका वैक ही आपका डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज हो जाए, बिफोर आफ्टर मार्जिनल वैक सब सेम हो। ठीक है जी। सेगा कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू 1.8 मिलियन है, डेट 1.2 मिलियन का है, केडी ऊपर दिया हुआ है। पहले काम करते हैं कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक निकालते हैं, फिर उस वैक को हम यूज़ करेंगे डिस्काउंट रेट के तौर पे, प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालते हैं, एनपीवी निकालने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट उसको किस रेशो में फाइनेंस करना चाहिए, और फिर सर हम नया वैक और नया जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि वाकई हमारा डेट इक्विटी रेशियो चेंज हुआ या नहीं हुआ। एग्जिस्टिंग वैक सर किस तरह निकलेगा सर? ही सर एक तो मेरे पास इक्विटी मौजूद है 1.8 मिलियन की मार्केट वैल्यू के, रेट इसका गालिबन 19% है। सर मेरे पास डेट भी मौजूद है 1.2 मिलियन का और गालिबन इसका रेट 9% है। ठीक है जी, तो 1.8 मिलियन का 19% के हिसाब से सर जो कॉस्ट बनती है, जो अमाउंट बनती है, वो बनती है 3,42,000 सर, और सर ये बनता है 1,08,000। इसका मतलब है कंपनी को 3 मिलियन पे हिस्टोरिकली पहले अभी तक सर जो कमाई करनी थी वो करनी थी 4.5 लाख की, पक्का। और इससे वैक कितना बनना है देखो जरा, ये बनता है जी 15%। 15% का वैक है एग्जिस्टिंग। अब अगर मैं ऐसी वैक को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, ऐसी प्लानिंग करना चाह रहा हूं, तो यही वैक मैं डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज कर लेता हूं एनपीवी निकालने के लिए। तो सर स्टेप 2 हम क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट। जी सर, इनिशियल आउटले
इनिशियल आउटले जी 2.5 लाख रुपए, सवाल में दिया भाई 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बाबू, ये रहा। सालाना इनफ्लो 60,000 है, सालाना इनफ्लो 60,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस परपिचुटी में 60,000 डिवाइडेड बाय 15%, 60,000 डिवाइडेड बाय 15%, ये बनता है सर 4 लाख। सर मेरे पास 1.5 लाख रुपए का एनपीवी आ गया, ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए की एनपीवी, ये तो पूरा पूरा जाएगा इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है। अच्छा, कंपनी की वर्थ टोटल पता है कितने से बढ़ेगी? एक तो इन्वेस्टमेंट से बढ़ेगी, दूसरी एनपीवी से बढ़ेगी, यानी कि 4 लाख से बढ़ेगी। ऐसा तो एक आसान तरीका और क्या हो सकता है कि आप कहो जी अगर इस 4 लाख में भी डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट रहा तो हमारा बिफोर एंड आफ्टर प्रोजेक्ट डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कंपनी की टोटल वैल्यू जो बढ़ेगी, अभी 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आएगी, 1.5 लाख का एनपीवी आ गया, इस 4 लाख रुपए से कंपनी की वर्थ बढ़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ इस 4 लाख में भी वही डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहे तो कितना मजा है। ये एक और तरीका है सर, ये इस सवाल सॉल्व करने का। ऊपर वाला भी एक तरीका है कि बिफोर एंड आफ्टर पूरा एक टेबल बना के कर लें, इस तरीके से भी हो सकता है कि जो 4 लाख रुपए का एडिशनल फाइनेंस है इसके अंदर भी डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 18-30 इक्विटी होनी चाहिए यानी 60%, और डेट होना चाहिए कितना जी 12-30। देखिए सर 4 लाख पे क्या बनता है, ये बनता है जी 2,40,000 रुपए की इक्विटी होनी चाहिए और सर 1,60,000 रुपए का डेट होना चाहिए। लेकिन सर 2,40,000 रुपए की इक्विटी अगर आएगी तो 1.5 लाख का तो इक्विटी को इंशाल्लाह ताला एनपीवी मिल जाएगी। तो इक्विटी वालों को घर से कितना लाना चाहिए, घर से कितना लाना चाहिए? फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है सर 90,000। इसी तरह सर डेट होल्डर को तो कोई एनपीवी मिलती नहीं है, 1,60,000 रुपए डेट होल्डर को भी लाने चाहिए। तो सर इन दोनों को मिला के लाने कितने, 2.5 लाख रुपए। अगर सर 2.5 लाख रुपए में से 1,60,000 हम डेट वालों से मंगवाएं और 90,000 हम इक्विटी वालों से मंगवाएं तो बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट हमारा वैक, हमारा डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब बताएं सर मेरे पास पोस्ट एंड प्री प्रोजेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, मैं चेक भी कर लेता हूं सर। बताएं सर मेरे पास बिफोर इक्विटी और डेट मौजूद था, बिफोर कितना था सर? सर बिफोर था मेरे पास 1.8 मिलियन और 1.2 मिलियन। फाइनेंस कितने से रेस किया? फाइनेंस 1.60 डेट वाले से मंगवाए और 90,000 रुपये हमने रेस किया किससे, इक्विटी वाले से। क्योंकि इक्विटी वाले को इमीडिएटली साथ में क्या मिल गया, एनपीवी मिल गया कितने का, 1.5 लाख का। ऐसा अब बताएं पोस्ट प्रोजेक्ट मेरे पास क्या आ रहा है सर, इक्विटी और डेट का बैलेंस 90,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1.8 मिलियन, ये बनता है सर 2040,000,000। ये बनता है सर मेरे पास ये मेरे पास बनता है 13,60,000 ना। जी सर, सर मेरे पास ये बनता है 3.4 मिलियन। तो सर अगर मैं इसका टोटल करूं तो मेरे पास ये आ रहा है 3 मिलियन। सर 3 मिलियन में डेट इक्विटी रेशियो था 60-40, अभी देखें कितना है सर 3.4 मिलियन में, 3.4 मिलियन का अगर मैं 60% निकालूं तो वो निकलता है सर 2040 और 40% ये आ जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब है हमारा डेट इक्विटी रेशियो बिफोर। सर अगर इसमें मार्जिनल कैपिटल निकालने जाए, मार्जिनल कॉस्ट निकालने जाएँ तो सर अभी बताएं शेयर होल्डर्स को और डेट होल्डर्स को अभी हमने क्या कमा के देना है। सर हमने 2040 पे 19% कमाना है नया, ठीक है, और हमने 13,60,000 पे कोई 9% कमा के देना है नया, ठीक है जी। तो सर मेरे पास 2040,000 मल्टीप्लाई बाय 0.19 ये आता है सर मेरे पास 387,600 और सर 13,60,000 मल्टीप्लाई 0.09 ये आता है सर मेरे पास 122,500
400। इसका मतलब है सर मुझे अब कोई 5,10,000 रुपए कमा के देने डेट होल्डर और शेयर होल्डर्स दोनों को। प्रीवियसली मैं क्या कमा रहा था? प्रीवियसली सर मैं कमा रहा था दोनों को खुश रखने के लिए 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं सर। अगर मैं हटाता हूं तो सर मुझे एडिशनल रिटर्न कितना कमाना है? 60,000 रुपए। और ये एडिशनल रिटर्न के लिए एडिशनल कैपिटल कितना आया सर हमारे पास? सर 3 मिलियन से हम 3.4 पे चले गए इंक्लूडिंग एनपीवी। कितना आ जाता है जनाब? 4 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल। तो बताएं सर मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख अगेन वुड बी 15%। ऐसा तो मार्जिनल बैग भी 15%, पुराना बैग भी 15%, नया बैग भी 15%। आप ऐसे भी कर सकते थे। इस 5,10,000 को जो कि कंपनी का नया रिक्वायर्ड रिटर्न है, न्यू वैक अगर आप निकालने जाओ तो आप ये भी कर सकते थे कि 5,10,000 रुपये जो अब कमाने जो नया टारगेट है डिवाइडेड बाय 34 लाख रुपए का टोटल कैपिटल। तो सर 5,10,000 डिवाइडेड बाय 34 लाख करोगे सर ये भी 15% आएगा। तो इसका मतलब है सर न्यू वैक, ओल्ड वैक, मार्जिनल वैक सब 15% है, इसलिए आप वैक को डिस्काउंट रेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी सर, इसको कॉपी करें, पुराने से कनेक्ट करें। हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन हम करेंगे सर और फिर हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे सर। अच्छा जी, आ जाए जरा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम और देखते हैं जनाब। ये भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है, एक अच्छा छोटा सवाल है। आए देखते हैं जनाब। ये कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018। स्टार्ट पे बड़ा बड़ा लिखा है, स्टार्ट पे, ये एंड पे नहीं। ठीक है सर, इक्विटी में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग साल के स्टार्ट का दिया है, 6% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है। द कंपनी हैज़ मैनेज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 एंड रिटेन्ड 48,000 फ्रॉम इट। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास ओपनिंग जो रिटेन्ड अर्निंग है वो अगर मौजूद है सर 1,60,000 की, तो सर साल के एंड तक इसमें मज़ीद रिटेन्ड प्रॉफिट ऐड हुआ है। मज़ीद रिटेन्ड प्रॉफिट ऐड हुआ है कितने का जी? 48,000 रुपीज़ का। तो सर अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा कोई 2,08,000 रुपये का। अच्छा सर मेरे पास शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है जनाब? ये पड़ा हुआ है कोई पड़ा हुआ है 1,80,000 का। तो सर अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास कोई 388,000 का सर ओपनिंग साल के एंड का क्लोजिंग इक्विटी का बैलेंस आ जाता है। ठीक है जी, इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है साल के एंड का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि वर्किंग हमारी एक जगह रहे। ठीक है, चलो जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। वो कह रहे भैया हमारे पास हमारे शेयर्स 1.1996 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इक्विटी की जो बुक वैल्यू है, अगर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए है तो मैं 388,000 को उठा के मल्टीप्लाई कर दूं 1.1996 से। ये मेरे पास बनता है सर 4,65,445। ये बनता है सर। ये आगे मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू। डन। चलो जी, फिर आगे वो कह रहा है भैया लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के मुकाबले में 16% कम था। अब ये क्यों दिया है? ये ग्रोथ रेट निकालने के लिए दिया है। क्या निकालने के लिए दिया है? ग्रोथ रेट। तो आइए निकालते हैं जनाब हम ग्रोथ रेट। भाई करंट ईयर का डिविडेंड कितना है सर? करंट ईयर में आपने 80,000 रुपये कमाए थे और आपने 48,000 उसमें से रिटेन किए। तो प्यारे भैया हमारे 32,000 रुपये। सर अगर हम देखें तो हमारा करंट ईयर का डिविडेंड कितना है सर? करंट ईयर का डिविडेंड हमारे पास है मेरे प्यारे भाई 80,000 रुपये हमने कमाए थे। ठीक है, इसमें से अगर हमने 48 रोके हैं तो बाकी हमने क्या दे दिया होगा? डिविडेंड दे दिया होगा। तो अगर मैं 48 हटा देता हूं तो 32,000 रुपये का मैंने डिविडेंड बांटा है। चल लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था? वो कह रहा है लास्ट ईयर का डिविडेंड इस डिविडेंड से 16% कम था, यानी कि 48 सॉरी डिविडेंड जो है वो 16% कम था, 84%। 32,000 का 84% होता है सर 26,880। अब बताओगे सर मेरे पास डिविडेंड में इंक्रीज कितना है? इंक्रीज कितना है सर? इंक्रीज आया मेरे पास 32,000 माइनस 26,880, यह आया 5,210। अब अल्लाह के 5,120। अब अल्लाह के वास्ते एक चीज़ ध्यान में रखना,
ये इंक्रीज एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है लास्ट ईयर के डिविडेंड पे, कि लास्ट ईयर का डिविडेंड इस दफा कितना ग्रो हुआ। तो बताओ कैसे निकालूं सर, 5120 डिवाइडेड बाय 26,880, ये बनता है अराउंड 19.05%। भाई ये है मेरा ग्रोथ रेट। याद रखना 16% ग्रोथ रेट नहीं है, 16% वो कह रहा है करंट ईयर का डिविडेंड लास्ट ईयर के मुकाबले में 16% ज्यादा है, या शुड आई से लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के मुकाबले में 16% कम था। यहाँ बेंचमार्क जो परसेंटेज के लिए बनाया जा रहा है वो करंट ईयर के डिविडेंड को बनाया जा रहा है। हमने ऐसे नहीं देखना है, हमने देखना है लास्ट ईयर पे कितना इंक्रीज आया तो करंट ईयर का डिविडेंड बना, वो है 19%। अब बताएं जी, मेरे पास से ग्रोथ रेट आ चुका है, डिविडेंड मौजूद है। सर करंट ईयर का डिविडेंड है 48,000, 1 प्लस द ग्रोथ रेट ऑफ 19.05% डिवाइडेड बाय, सही 48,000 नहीं 32,000 डिविडेंड, डिवाइडेड बाय द इंटायर मार्केट वैल्यू, वो कितनी है जनाब, वो है 465,445 प्लस द ग्रोथ रेट, ये बराबर है मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। ठीक है, 32,000 इंटू 1 प्लस 0.1, ये कितना बन रहा है सर मेरे पास, ये बनता है अराउंड 27.23%। ये ग्रोथ रेट वही मेरे पास 19, के ही मेरे पास बनता है सर 27 कितना जी, 232%। ये मेरे पास सर आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरे पास सर ऑलरेडी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ चुकी थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गई। अब मैं एक से और आगे जा रहा हूं जनाब, मैं डेट पे जाता हूं। भैया डेट की कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। ये कह रहे जी हमें 6% का लॉन्ग टर्म डेट है, 96%, 6% हमारा कूपन रेट है। ठीक है जी, ये कह रहा है भैया लॉन्ग टर्म डेट विल बी रिडीम्ड इन 3 years टाइम विद अ प्रीमियम ऑफ 4.5, प्री टैक्स केडी इज 7%। अब देखो एक बड़ा खतरनाक मामला है, जब भी आपको मार्केट वैल्यू निकालने के लिए प्री टैक्स केडी गिवन होगा, आप फिर इस तरह नहीं कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर दें, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने एक प्रॉपर काम करना पड़ेगा। पहले हम एक काम करेंगे, प्री टैक्स केडी दिया हुआ है डेट कैपिटल के लिए, हमने भी वर्किंग करनी है। सबसे पहला काम, फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्री टैक्स कैश फ्लोज एट प्री टैक्स रेट। बताएं मेरे पास प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं कितने सर, 3 साल है सर मेरे पास। एक तो सर सिर्फ इंटरेस्ट आएगा इसमें, कितना जी, 6%, 6%, 6%, और एंड में रिडम्पशन होगी 104.5, यही था। ठीक है जी, अब बताएं सबको मैं एडअप करूं तो 6, 6, 110.5। बेटा जब आप इस प्री टैक्स कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू प्री टैक्स रेट से निकालोगे तो ये मार्केट वैल्यू बनेगी। तो सर अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, किस रेट से सर, 7% के प्री टैक्स, ऐसा। तो सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं तो ये मेरे पास आती है सर 5.61, सर ये मेरे पास आती है 5.24, और लास्ट वाली मेरे पास आती है सर 90.2। और मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ 100 रुपए का डेट, इसकी मार्केट वैल्यू बनती है कितनी जी सर, 101.05। ठीक है जी, अब हमने करना है कि टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लेनी। टोटल मार्केट वैल्यू बन रही है सर 101.05 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000। सर ये मार्केट वैल्यू बनती है ऑफ डेट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बनती है 97,007। अब हमने देखें टोटल मार्केट वैल्यू निकाल ली है डेट की, 100 रुपए की मार्केट वैल्यू निकाल ली है। अब हम करने जा रहे हैं सर केडी निकालने जा रहे हैं, पोस्ट टैक्स केडी। अब मार्केट वैल्यू पता चल गई, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज रखेंगे, पोस्ट टैक्स केडी निकालेंगे। ठीक है जी, अब सर अगर हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली है तो मार्केट वैल्यू के बाद सर हमारे पास हमने अब निकालना है पोस्ट टैक्स केडी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब प्री टैक्स केडी गिवन होता है आप उसको डायरेक्ट 1 माइनस टी करके पोस्ट टैक्स ना किया करें,
अगर आपके पास रिडीमेबल डेट है तो ऐसे ना किया करें, ठीक है। एक शॉर्टकट है, आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मामलात इसमें ये एग्जामिनर नंबर रखे होंगे इसके तो गलत हो सकते हैं। पहले आप ये करें, प्री टैक्स केडी से कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, उससे डेट की मार्केट वैल्यू निकाल लें, फिर क्या निकालें, फिर आप निकाल लें जी पोस्ट टैक्स केडी। अच्छा ये कैसे निकलेगा, आप ये ऐसे निकलेगा सर कि ईयर 1 2 3 0, ईयर 1 2 3, 3 साल है 4 साल है हमारे पास बॉन्ड के, 3 साल है सर, श्योर 3 साल है, 3 ईयर्स, ठीक है। आपने मार्केट वैल्यू निकाल ली है, वो निकली है कोई 101.05। अब हम निकालते हैं सर एक ऐसा रेट जो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को 1.8 1.8 1.8 मार्केट वैल्यू के बराबर कर दे। रिडम्पशन प्राइस कितनी, 104.5 सर, 101.05, 4.2, 4.2, 108.7, ऐसे ही। अब बताएं सर, दो रेट लेते हैं सर, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं। पहला रेट हम ले लेते हैं 4%, क्योंकि 4% के आसपास यहाँ रेट आ रहा है तो हम 4% ले लेते हैं, 101.05, ठीक है जी। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 4.04, सर ये आती है 3.88, सर ये आती है 96.63, ठीक है। अब बताएं सर, मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू बनती है टोटल 3.51 पॉजिटिव। अब मुझे एक बड़ा रेट लेना है भाई, कोई भी आप दो रेट ले सकते हो, 4.2 भी ले सकते थे, ठीक है। मैं 6% ले रहा हूँ सर, 3.96, सर 3.74, और सर ये मेरे पास आ रहा है 91.27, क्या आ रहा है टोटल जी 2.08। अब बताएं सर, मेरे पास दो रेट्स आ गए, दो एनपीवीज आ गई हैं, 4% प्लस 2%, यानी अब बताएं जी IRR कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर को 5.255। अब देखें, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करके मुझे चार चीज़ें तो मिल गई हैं सर। मैं करंट वैक तो आराम से निकाल सकता हूँ सर, मुझे इक्विटी मिल चुकी है सर, मुझे डेट मिल चुका है सर, मुझे KE मिल चुका है, और मुझे KD मिल चुका है, ठीक है जी। सर मेरे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू है, ऊपर आ रही है सर, मेरे पास 4,65,445, 4,65,445। सर मेरे पास डेट की वैल्यू आ रही है 97,007, पक्का ऐसे ही 97,007 है, ओके जी। फिर KE मेरे पास कितना है सर, ऊपर मैंने निकाला था सर, कुछ 27 समथिंग आ रहा था, 27.232, और KD मेरे पास आ रहा था सर पोस्ट टैक्स 5.2255। अच्छा, आप अगर वैसी KD उठाते ना जो 7% था, उसको आप आफ्टर टैक्स करते ना तो 4.9 आता, लगभग 5% के करीब ही होता, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, ठीक है जी। अब बताएं जी, मैं वैक निकालूं, करंट वैक, सर 4,65,445 मल्टीप्लाई बाय 27.23% प्लस 97,007 मल्टीप्लाई बाय 5.255% डिवाइडेड बाय 4,65,445 प्लस 97,007। सर मेरा करंट वैक आ रहा है मेरे पास कोई 23.44%। राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन लगभग यही हिसाब होगा, ठीक है। अब क्या मांग रहा है जी, वो कह रहे हैं नया प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। प्यारे भाई, नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, हाँ सर, उसके लिए हमें 10% प्री टैक्स। अब देखिए, ये है एक नया लोन, आप इसको उठा के डायरेक्ट पोस्ट टैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके एंड पे प्रीमियम रिडम्पशन का कोई सीन ही नहीं है। मतलब एंड पे प्रीमियम या डिस्काउंट मिले रिडम्पशन पे, या इशुएंस पे प्रीमियम या डिस्काउंट मिले, ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप इस 10% को उठा के पोस्ट टैक्स कर दो डायरेक्ट, ठीक है। आप ये वाले तरीके से मत जाना, लंबा हो जाएगा।
सर अगर आप एक नया लोन इशू करते हो ना, तो जो उसका प्री टैक्स रेट होता है सिंपली मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर दें, वो पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकियों में ये होता है कि सर एंड पे या तो प्रीमियम आ रहा होता है, या रिडम्पशन पे डिस्काउंट आ रहा होता है, या आपने जो भी मार्केट वैल्यू ली होती है वो 100 से ऊपर होती है। तो सर फिर रेट को इस तरह एडजस्ट करना ना, वो इफेक्टिव तरीका नहीं, सही तरीका नहीं है। उसमें ये अज्यूम करता है सर, जैसे आपने रेट उठाया ना, आप इसको डायरेक्ट अगर 7% को आफ्टर टैक्स कर देते हैं ना 70%, तो इससे ये इंपैक्ट आता कि यार जितने भी इनकम्स और लॉसेज हैं सब पे जो है वो टैक्स बेनिफिट मिला। यानी सर अगर एक इन्वेस्टर ने 100 रुपये का एक बॉन्ड खरीदा और एंड पे वो 104 रुपये मेच्योर हुआ, तो सर जो 4 रुपये उसने कमाया उस पर भी टैक्स देना पड़ा। हम लोग सर BFD में ये अज्यूम करते हैं कि टैक्स सेविंग सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, तो आपको प्रॉपर कैश फ्लोज बना के वो इफेक्टिव रेट निकालना होता है, पोस्ट टैक्स KD निकालना होता है। डायरेक्ट प्री टैक्स को रेट लगा के आफ्टर टैक्स मत करें। लेकिन अगर नया लोन है तो सर ना इशुएंस पे स्टार्ट पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट है, ना एंड पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट है, तो आप इसी को डायरेक्ट क्या करें 1 - T करके पोस्ट टैक्स कर दें। सर पैसा कितना चाहिए? 1,20,000। वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, NPV इग्नोर करके आप, अच्छा सवाल हमारा पूरा छपा नहीं है, 1 मिनट। सर इसमें एक चीज़ तो हमने मालूम कर ली, करंट वैक। वो कह रहे हैं रिवाइज वैक मालूम करें इग्नोरिंग NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, तो रिवाइज वैक मालूम करने जाते हैं हम सर। रिवाइज वैक मालूम करते हैं हम सर। 1,20,000 रुपये का हमने लोन लिया है, रिवाइज वैक सर। सर मेरे पास इक्विटी, सर मेरे पास डेट, और सर मेरे पास फर्दर डेट, सर मार्केट वैल्यू, रेट और कॉस्ट। सर इक्विटी की तो इतनी है 4,65,445, 27.23%। सर मल्टीप्लाई करें उसको, $1,26,740। डेट कितना भैया? 97,007। सर मेरे पास रेट क्या है इस पर? 5.255। याद है सर मेरे पास 5098। सर मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है इसमें, वो भी सर 1,20,000 रुपये का मैं लोन लूंगा, आफ्टर टैक्स रेट उसका 7% है, तो 8,400 हो गई। सर मेरे पास नया वैक, न्यू वैक कितना आ रहा है सर? सर ये मेरे पास आ रहा है 1,56,540। सर ये मेरे पास आ रहा है 682,452। सर ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ भी है तो मेरी आसानी रह जाती है सर। सर 22.94 इज़ द न्यू वैक। अब बताएं सर नए प्रोजेक्ट को डिस्काउंट किससे करें, नए वैक से पुराने वैक से? ना नए वैक से ना पुराने वैक से, इसको हम डिस्काउंट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब मार्जिनल कॉस्ट हमने निकालनी है सर, बताएं जी मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकले सर? बड़ा आसान है सर, मुझे एडिशनल कैपिटल कितना मिला है? 1,20,000। बताएं एडिशनल रिटर्न कितना कमाना है सर मुझे? सर एडिशनल रिटर्न कमाना बहुत आसान है सर, आप ऊपर वाला रिटर्न तो पहले निकालने था कितना टोटल? 465,445 मल्टीप्लाई 0.2723 प्लस 97,007 मल्टीप्लाई बाय 0.05225, ऐसा यह आता है सर मेरे पास 1,31,809 रुपये। ठीक है, 1,31,809। और अब मैंने कितने कमाने सर? 1,56,540। तो सर मुझे एडिशनल जो कमाना है ना, वो मेरे पास निकल रहा है अराउंड कोई 24,700 रुपये। सर ये कैसे आया सर? 156,540 माइनस 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 व्हाट? माइनस इसका टोटल, इन सब का। पहले ये कमाना था, अब ये कमाना है 24,700 मैंने ऊपर कमाना है सर, डिवाइडेड बाय 1,20,000।
20,000। सर ये मेरे पास बनता है 20.6%। यह है मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मैंने नए प्रोजेक्ट का अप्रेजल करना है। सर उसकी एनपीवी भी निकाल लेते हैं सर। एनपीवी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, इनिशियल आउटले, सर 1,20,000। सर टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। सर कितने? 70, 45 और 70, 45 और 60। प्रेजेंट वैल्यू 20.6% से। सर लगभग प्रेजेंट वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है सर? सर मेरे पास 70,000 डिवाइडेड बाय 1.0, 1.206 यार है सर 58,043। यार है सर 30,940। यार है सर मेरे पास 34,207। और सर मेरे पास 1,20,000 का इनिशियल आउटले। ये नेट करूं तो सर मेरे पास एनपीवी आ रही है 3,190। सर ये मेरे पास एनपीवी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करने पे ये आ रही है। ठीक है जी, आई होप आप इसको देख लोगे अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद इसको आगे लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।